नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार यादव, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आज मैं आपको डायबिटीज़ डायरी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुका हूं प्री डायबिटीज़ के बारे में, जिसमें खाली पेट शुगर 100 से 126 के बीच में होता है, खाना खाने के बाद का शुगर 140 से 199 के बीच में होता है, और 3 महीने का शुगर HbA1c हमारा 5.6 से 6.4 के बीच में होता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान पूर्णतः डायबिटिक भी नहीं होता है और ना ही वो नॉर्मल होता है। इसी स्थिति को प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। इस समय हमारे भारतवर्ष में हर 10 में से 4 व्यक्ति प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं। और प्री डायबिटीज़ को ख़त्म करने का सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो डाइट में क्या क्या, खान पान में हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव करने हैं, इसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 5 सफ़ेद चीज़ें हमें अपनी डाइट से तुरंत आज के आज निकाल देनी चाहिए। ये 5 सफ़ेद चीज़ें कौन सी हैं, इन्हें आप ध्यान से सुने। पहले नंबर पे आता है सफ़ेद मैदा, यानी गेहूँ बहुत ही महीन पीस के जो मैदा तैयार किया जाता है, उसको हम अपनी डाइट में अगर रखते हैं तो इससे हमें कई तरह के फाइबर्स नहीं मिल पाते हैं, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, विटामिन नहीं मिल पाती हैं, और ये प्री डायबिटीज़ के पेशेंट को कभी अगर हमेशा यूज करें तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे होता है हमें सफ़ेद चीनी हटा देनी चाहिए। चीनी जो है वो हमारे शरीर को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है, तो सफ़ेद चीनी को हमें अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे आता है सफ़ेद नमक। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सफ़ेद नमक हमें कई तरीके से हृदय को और हमारे पाचन तंत्र को, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी डैमेज करता है, तो सफ़ेद नमक को हमें हटाना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है सफ़ेद आलू। आलू से बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च और कार्ब्स मिलते हैं, और इसमें कई तरह की जो आलू की फसल के दौरान कई तरह के कीटनाशक जो छिड़के जाते हैं वो हमारे पेनक्रियाज की बीटा सेल को डैमेज करते हैं। तो हमें सफ़ेद आलू, इसको भी हमें अपने डाइट से हटाना है। पाँचवें नंबर पे आता है सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल इसको हमें नहीं यूज़ करना है। सफ़ेद चावल के बजाय आप ब्राउन राइस या केरला राइस का प्रयोग करें। इन 5 चीज़ों अगर आपने अपनी डाइट से हटा दिया तो 3 हफ्ते आप इसको फॉलो करके देखिए, और जितने भी प्री डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्ति हैं वो अपना खाली पेट वाला शुगर और खाना खाने के बाद वाला शुगर लेवल चेक करके मुझे नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं प्री डायबिटीज़ से संबंधित उनकी सारी समस्याओं का निदान करूंगा। निःशुल्क तौर पे ये निदान किया जाएगा, और वो भी समस्याएं हैं उनको वो बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में जानकारी शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो कूल दिखने वाली यंग जनरेशन के लिए। ये जो आप लोग देखते होंगे 0 कैलोरीज 0 शुगर कोक आता है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं कई तरह की जो 0 कैलोरी 0 शुगर लिखा हुआ होता है। तो मैं जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो एस्पार्टेम होता है और ए सल्फेम पोटेशियम होता है। जो एस्पार्टेम होता है ये हमारी बॉडी में जाने के बाद फिनाइलएलेनिन और मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसी तरह जो ए सल्फेम पोटेशियम होता है ये भी हमारी बॉडी को जाके नुकसान पहुंचाता है। अगर आप लंबे समय तक 0 कैलोरी 0 शुगर का जो सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर यूज़ करते हैं तो आप आज से सचेत हो जाइए और ये इसको पीना बंद कर दीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और लॉन्ग टर्म अगर आप मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा भी अगर यूज़ कर चुके हैं तो देखेंगे आपकी बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, बॉडी एक होना शुरू हो जाती है, मूड इम्बैलेंस होना, डिप्रेशन के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, इरिटेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं दोनों के दोनों केमिकल। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं कि और भी जो 0 कैलोरीज 0 शुगर वाले जितने भी फूड्स होते हैं हमें खाने चाहिए कि नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इन दोनों केमिकल्स का फूड के अंदर जितने भी एडिटिव जो यूज़ किए जा रहे हैं उसमें 8 मार्च 2022 को उन्होंने बैन लगा दिया था। लेकिन हमारे इंडिया में अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं जारी की गई है। लेकिन मैं आपको नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर सुशील यादव हैं। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है डॉक्टर साहब के साथ बात करने का। आज सुबह चाय पे ये चर्चा होनी है कि डॉक्टर साहब आजकल हमने जिधर भी देखो, न्यूज़ में देखो आप, न्यूज़पेपर्स को इसे ले लीजिए, सारा आजकल भरा पड़ा है कि जो भी बागेश्वर बाबा जी हैं या उनसे वो बहुत सारे लोग हैं जो दरबार लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो आजकल बता रहे हैं वो क्या है, मेडिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सच्चाई क्या है उसकी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं हम आज। देखिए अरुण जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस में, जैसे कि हम लोग मेडिकल साइंस में ब्रेन से संबंधित चीज़ें भी पढ़ते हैं,
चाहे वो फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एनाटॉमी से ब्रेन की उसके फंक्शंस जो फाइनल ईयर एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा मेडिकल साइंस में ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च भी की गई है। ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं कई दरबार लगाए जा रहे हैं इस तरह के, इसमें लोग दावा करते हैं, दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं। कुछ मेंटलिस्ट भी हैं लोग, मोबाइल नंबर बता देते हैं, किसी के फ्रेंड का नाम बता देते हैं, किसी के चाचा का नाम बता दिया, का नाम, चाचा का नाम बता देते हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, इसका पहले तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। 1896-97 की बात होगी ये। इसके बारे में जो माइंड रीड करते हैं, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा हुआ है। अच्छा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि शिकागो में एक ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह की चीजें बताता था। वो बेसिकली मेंटलिस्ट था। तो स्वामी जी उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने जब वहाँ पहुंचे तो देखा जो मेंटलिस्ट जो था इंसान, जो सब चीजें बता रहा था, तो उसकी परीक्षा लेने गए थे वो। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है स्वामी जी ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक किसी उपनिषद का एक श्लोक लिख के रखा था अपने पर्चे पे। अच्छा जी। उस उपनिषद का श्लोक वो इंसान कभी, उसने ना तो उपनिषद पढ़े थे जो शिकागो में बैठा हुआ था, ना ही वो उपनिषदों के बारे में जानता था। ठीक है। फिर भी उस इंसान ने, जो स्वामी जी अपने हाथ में रखे हुए थे श्लोक लिख के, उस श्लोक को बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख के दिखा दिया था। ठीक है। तो स्वामी जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए, अरे ये ऐसा कैसा इंसान है जो उपनिषद का श्लोक तक उसने लिख के दे दिया कागज पे, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पता था और किसी को नहीं पता था उस पूरी भीड़ में। तो इस तरीके के चमत्कार, इस तरीके की बातें ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम वाले हैं या और भी लोग जो दरबार चलाते हैं उनकी। तो मेडिकल साइंस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे ब्रेन में इस तरह की पावर होती हैं, अगर हम उसको कंटिन्यू ट्रेंड करें तो। एक तरीके का ट्रिक्स होता है ये, हम ट्रेन करें। जैसे हम लोग हैं, पेशेंट हमारे सामने आता है, पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अगर कोई हिस्ट्री भी ना दे, पेशेंट के घर वाले भी ना बता देते, हम देख के बता सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट के फेस को देख के बता सकते हैं, पेशेंट के चलने, जैसे गेट बोला जाता है मेडिकल साइंस में, पेशेंट के चलने के ढंग को देख के बता सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या डिजीज होगी। तो ये क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। 10-15 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद इतना आ जाता है कि पेशेंट के फेस देख के डिजीज बता सकते हैं। सेम वही चीज वहाँ पर, सेम वही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आम जनता को क्या देना चाहिए, उनको उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, संदेश? देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि वहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करें वहाँ लोग जा कौन से रहे हैं, किस तरह के लोग जा रहे हैं। जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज, मतलब जिनका मेडिकल साइंस में अभी पूरी तरह इलाज नहीं है, उस तरह के लोग पहुँच रहे हैं, या मानसिक तौर पे जो कमजोर हैं, मानसिक बीमारियां हैं। क्योंकि आज के समय में आप लोग देखेंगे कि किसी को अगर बता दिया जाए कि आपको मानसिक समस्या है, आप किसी साइकेट्रिक फिजिशियन को दिखाइए जी, तो लोग साइकेट्रिक फिजिशियन पे अगर जाएंगे तो लोग सोचते हैं कि अगर हम साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए तो हमें समाज में अलग नजर से देखा जाएगा, कहेंगे कि अरे इनका दिमाग फिर गया है, पागल हो गए हैं, इसलिए वहाँ इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लोगों के अंदर एक तरह की भ्रांति जुड़ी हुई है, और एक तरीके का एक उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक दाग लग जाएगा, हमारे परिवार वाले, उनका इलाज पागलों के डॉक्टर से चलता है, ऐसे बोलने लगते हैं। जबकि वो साइकेट्रिक फिजिशियन हमारे मानसिक कमजोरियों को सही करके काउंसलिंग भी करते हैं, दवाइयां भी देते हैं, और वो सही भी कर देते हैं लोग। लेकिन वहां जाना इसलिए पसंद नहीं करते हैं, उनके पास ये तरह का दाग ना लगे या लोग उनसे कोई कहे नहीं, तो इस तरह के लोग वहां ज्यादा पहुंचते हैं। बाकी पुराने लोग घर परिवार में ज्यादा होते हैं, वो इन सब चीजों को ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी वजह से भी, सलाह से भी चले जाते हैं। देखिए, पूजा पाठ हमारे धर्म में आज का तो है नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है, त्रेता युग से ही हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। कि राम भगवान ने भी जब लंका गए थे तो उसके पहले से पूजन किया था। तो पूजा पाठ तो करने के लिए कोई बुराई नहीं है, घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, लोगों को भी करनी चाहिए, इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है। लेकिन अब होता क्या है कि अब ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, अब वहाँ देखेंगे उनके वीडियोज डले हुए हैं, लोग खासतौर से ऐसे लोग होते हैं जो समस्याएं अपनी बताते हैं, जैसे जॉब नहीं लग रही है, बीमारियां हैं घर में, या किसी के घर में अक्सर लड़ाइयां रह रही हैं, या किसी और कारणों से चीजें जो हैं, लोग परेशान हैं, मानसिक तौर पर परेशान। बिल्कुल। ऐसे लोग ही पहुंचते हैं। तो उसमें ये लोग एक तरीके के काउंसलर होते हैं, ये जितने भी बाबा हैं वो काउंसलर हैं, वो उनको एक तरीके की सांत्वना देते हैं कि आप फला काम कर लीजिए। बिल्कुल। तो मैं इसमें बुराई नहीं मानूंगा इनकी, मैं किसी भी बाबाओं की या कोई भी जितने दरबार चला रहे हैं बुराई नहीं मानूंगा। ये एक तरीके से उनको सांत्वना दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो वो
इंसान अपने अंदर एक उनके अंदर स्वाभिमान जागृत होता है, आत्मबल बढ़ता है, फिर वो उस पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत से जुड़ जाता है। बिल्कुल, चाहे वो बहाना ही क्यों ना हो। डेडिकेट हो जाता है वो। कह दिया कि आप जाइए शंकर जी के दूध चढ़ाइए, शंकर जी को फल चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा करिए, तो इसमें बुराई कौन सी है? सच्चाई है। आप करिए, उसको करके अपने टारगेट को पा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इसमें तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है, लेकिन हर बीमारी का सॉल्यूशन के लिए पहुंच जाए वो गलत है, उसमें हाँ, ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें होता क्या है कि कुछ बाबा हैं, कुछ लोग जो हैं जो इस तरीके का दावा कर देते हैं कि बीमारी वो सही कर देते हैं, कर जड़ से खत्म कर देंगे। हाँ, तो वो जड़ से खत्म तो नहीं होते हैं। ऐसे क्या होता है, कई सारे पेशेंट होते हैं वो उनको गलत डायरेक्शन मिल जाता है, वो बाबाओं कुछ बाबा ऐसे और गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं उनको, फिर उनका इलाज पूरा नहीं हो पाता है, हो जाता है उनका एक तरह से। समय पे इलाज नहीं मिल पाता, समय पे टाइम पे इलाज नहीं मिलता। कई बाबा ऐसे दावा करते हैं स्टेज 4 का कैंसर सही कर देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब तो फेक है। इसके लिए तो मैं हमेशा कहूंगा ऐसे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आपको अगर बीमारी है तो पहले मेडिकल साइंस का इलाज करें। उसके अलावा और भी विधाएं हमारी, एलोपैथ के अलावा आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, होम्योपैथ का ले सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी नहीं आप एलोपैथ से ही कराइए इलाज, आयुर्वेद से भी करा सकते हैं और होम्योपैथ से भी करा सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो निष्कर्ष यही है कि अगर बीमारी बड़ी है, ज्यादा है, सीधा मेडिकल का सहारा लिया जाए, आयुर्वेद का सहारा लिया जाए। अगर जस्ट काउंसलिंग की जरूरत है तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल, इन बाबाओं के पास जो जा रही है भीड़, उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी, जैसे चल रहा है कि वहां चले जाइए, वहां पे इसका इलाज है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि फला जगह पे किडनी के स्टोन के संबंधित जड़ी बूटी दी जाती है, पित्त की थैली की, पथरी के स्टोन की दवा दी जाती है, कहीं जॉन्डिस सही करने की दवाएं दी जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसमें आप उन चीजों में ना पड़ें। आप जो है सीधे जाएं और डॉक्टर के पास पहुंचे। हॉस्पिटल खोले हैं, सरकार ने कितने हॉस्पिटल खोले हैं आज की डेट में। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही बहुत करीब सरकारी मेडिकल कॉलेज 55 से ज्यादा हैं। बिल्कुल, तो सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है, हर जिला स्तर पे एक मेडिकल कॉलेज लगभग हो गया है। बिल्कुल, सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है, इतना ज्यादा, तो आप जाएं सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाएं। बिल्कुल, जिला अस्पतालों में फ्री में जांचें उपलब्ध हैं, फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनका फायदा उठाएं। जांच कराने का जो दवा डॉक्टर्स देंगे वो खाएं। बिल्कुल, अननेसेसरी, मेरा मतलब अंधविश्वास में ना पड़े, अंधविश्वास होना पड़े। हाँ, जहाँ मानसिक समस्या अगर है तो मानसिक रोग को भी समझें और साइकेट्रिक फिजिशियन के पास जाएं। बिल्कुल, उसके भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उसके भी डॉक्टर अवेलेबल हैं, हर जिले में हैं, हर मेडिकल कॉलेज में हैं, उनके पास जाइए, पूरा डिपार्टमेंट है उसका, एक साइकेट्रिक फिजिशियन दिखाइए। अननेसेसरी बाबाओं के पास ठीक है चले गए, एक श्रद्धा भाव से आप गए, वहाँ पे धर्म के नाम पे गए तो ठीक है, उन्होंने जो उपाय बताया, आप पूजा पाठ करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन पूरी तरह उन्हीं पे डिपेंड हो जाए, ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल, तो इसके लिए तो मैं मना करूंगा कि उनके अंधविश्वास करके ना जाएं। आप जो है काउंसलिंग आपको इन्होंने कर दी, समझा दिया, आप मेडिकल साइंस की दवाइयाँ खाइए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं साइकेट्रिक, जब वार्ड में आप जाएंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको कुछ दिखाई देता है, कहीं कुछ होता है, उनको ऊपरी ताकत ने परेशान कर रखा है, इस तरह बातें करते हैं, वो साइकेट्रिक मेडिसिन खाते हैं, सही हो जाते हैं। तो इसमें झाड़ फूक जैसी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी चीज बताएं, अगर वो किसी का मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं, किसी के चाचा का नाम बता दे रहे हैं, इससे उस मरीज का क्या फायदा, क्या लेना देना है? किसी के मोबाइल नंबर सही नहीं हो रही ना, बीमारी को सही नहीं हो रही है, तो मेडिकल साइंस के दौर में कहूंगा ठीक है, नाम बता दिए, ट्रिक है, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है इस तरीके से। और इस टाइप के बताने वाले और भी लोग अवेलेबल हैं, पढ़े लिखे लोग भी अवेलेबल हैं। अगर आप न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे आजकल बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं, और ये अकेले इंडिया में नहीं है, ये बहुत, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको 1896 का, स्वामी विवेकानंद के समय का, शिकागो में इस तरह का इंसान था उस समय। जी। तो कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुराने समय से लोग अपने ब्रेन को ट्रेंड करके इस तरह की उन्होंने अपने ब्रेन में पावर जनरेट करी है कि वो इस चीजों को रीड कर सकें। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, अभी हम लोग वार्ड में पेशेंट देखते देखते इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं कि हम लोग पेशेंट के चलने के ढंग को, गेट को देख के बता देते हैं कि उसको कौन सी डिजीज हो सकती है, नेल्स को देख के, उनके फेस को देख के, हेयर को देख के बता सकते हैं कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो इस तरीके से भ्रम में ना पड़े लोग, मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल, बाकी जहाँ उचित इलाज है वहीं जाएं, भ्रम में ना पड़े, यही आप लोगों से सबसे वो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुशील कुमार यादव, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आज मैं बात करूंगा प्री डायबिटीज़ की, जो मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कई बार कि प्री डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, जिससे आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, जिसमें कुछ ज़रूरी डाइट से संबंधित बदलाव लाने होते हैं और लाइफ स्टाइल से संबंधित बदलाव लाने होते हैं। तो प्री डायबिटीज़ में इसमें कंडीशन ये होती है कि आपका ब्लड शुगर फास्टिंग वाला 100 से 126 के बीच में होता है, खाना खाने के बाद वाला 140 से
200 के बीच में होता है और HbA1c यानी 3 महीने की शुगर की जांच वो 5.6 से 6.4 के बीच में रहती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान ना तो पूरी तरह डायबिटिक होता है और ना ही नॉर्मल होता है। तो ऐसी कंडीशंस को हमें जिसे इस स्टेज पर अगर हम रोक दें तो पेशेंट पूरी तरह डायबिटीज़ होने से बच जाता है। करीब 70% से ज़्यादा प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज़ में पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी ब्लड शुगर का लेवल बता सकते हैं, HbA1c का लेवल बताएं, अपनी समस्याएं बताएं। आपको एक उचित परामर्श दिया जाएगा और इस प्री डायबिटीज़ से हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। दूसरी चीज़, मैंने पिछली बार भी प्री डायबिटीज़ संबंधित एक डाइट चार्ट अपलोड किया था, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप प्री डायबिटीज़ जितने पेशेंट हैं उनका इंडिविजुअल हर एक के एक उनकी बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग, उनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अलग अलग इंडिविजुअलाइज्ड करके बनाना पड़ता है, तभी जाके पेशेंट को पूरी तरह लाभ मिलता है। तो आप लोग अपनी कंडीशन, आप क्या काम करते हैं, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका ब्लड शुगर फास्टिंग कितना रहता है, पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के बाद वाला कितना रहता है, HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कितना है, परिवार में डायबिटिक पेशेंट हैं कि नहीं है, कौन कौन डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके बारे में आप डिटेल बना करके स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें तो आपको एक इंडिविजुअल डाइट चार्ट दिया जाएगा। उसके साथ में आपको फॉलोअप किया जाएगा। आपको ऑनलाइन ही फॉलोअप करके पूरा का पूरा कोर्स जो प्री डायबिटीज़ का विदिन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको पूरी तरह। मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार यादव, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आज मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं विटामिन डी के बारे में, जिसे हम नेचुरली अपने सूर्य देवता की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे की जो धूप होती है उस धूप में आकर के 15 से 20 मिनट बैठना है। इसके द्वारा जो सूरज की जो किरणें हैं, जिसका जो यूवी रेडिएशन 288 से लेकर 315 ये रेडिएशन का जो रेंज होता है, इस रेंज की जो किरणें जब हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो हमारे स्किन में विटामिन डी की सिंथेसिस हो जाती है। पर डे देखा जाए तो हमें विटामिन डी 600 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता होती है और 15 से 20 मिनट अगर धूप में बैठ रहे हैं तो हमें मिल सकती है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन हैं, जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वो मशरूम से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।